सो बच्चों आज का जो आपका यूनिट है वो है नेक्स्ट यूनिट नंबर 4। और ये जो यूनिट है इसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये चैप्टर फर्स्ट है। सेकंड चैप्टर जो होगा आपका वो होगा ऑल्टरनेटिंग करंट एंड लास्ट होगा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस या ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सेकंड चैप्टर इज ऑल्टरनेटिंग करंट एंड लास्ट वन इज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। ठीक है, तो दिस यूनिट इन बोर्ड एग्जाम कैरीज 7 मार्क्स। ठीक है, यूनिट कैरीज हाउ मैनी मार्क्स? 7 मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम। सो याद रखेंगे। ठीक है, सो यदि हम बात करें तो इसमें जो फर्स्ट टर्म आएगी उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? सिंबल 5 होता है इसका। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स सिंपली दी कोई एरिया है, जैसे मान लो ये कोई एरिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, तो एरिया वेक्टर ऐसे हो गया इसके नॉर्मल टू दी सरफेस। मैग्नेटिक फील्ड सपोज करिए ऐसे लगाई हुई है बी वेक्टर, और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल थीटा है। ठीक है, तो दिस एरिया इज एरिया ए है ये। ठीक है, सो नॉर्मल डायरेक्शन में कितनी मैग्नेटिक लाइन इस एरिया से गुजरी जो फील्ड के इनसाइड था, जो फील्ड के अंदर था। सो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स passing through an area, number of magnetic lines of force passing normal direction, passing normally through an area held inside magnetic field, through an area held inside magnetic field. ठीक है, सो ये एरिया ए है, मैग्नेटिक फील्ड बी के अंदर है, नॉर्मल डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर आ गया, और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल थीटा है। तो मुझे बताइए कि इस बी का कौन सा कंपोनेंट होगा इस नॉर्मल डायरेक्शन में? तो थीटा वाली लाइन पे कौन सा कंपोनेंट होता है? कॉस थीटा। सो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया ए हो जाएगा, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। सो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एरिया ए, इस फिगर में मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एरिया ए in the figure is, what is that? phi is equal to नॉर्मल डायरेक्शन में बी का कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाई टोटल एरिया कितना है ये। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए बी ए कॉस थीटा, तो ये फॉर्मूला नहीं आपने बोलना है, माइंड इट। थीटा इज द एंगल बिटवीन व्हाट एंड व्हाट दिख रहा है, एरिया वेक्टर एंड magnetic field. So theta is equal to angle between area vector and magnetic field intensity B vectors. ठीक है, तो इसको आप डॉट प्रोडक्ट रूप में ऐसे ले सकते हैं, B डॉट A, यू कैन राइट इट लाइक दैट। ओके, सो यदि मैं आपसे पूछूं आपकी, इसका मैं स्पेशल केस बना देता हूँ आपके लिए। स्पेशल केसेस क्या हो सकते हैं? देखिए स्पेशल केसेस, पहला केस हो सकता है कि सपोज करिए थीटा जो है वो 0 डिग्री है। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री कब होगा? जब ये बी वेक्टर ए पे पड़ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के क्या है? परपेंडिकुलर है। दैट इज मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज व्हेन मैग्नेटिक फील्ड बी is perpendicular to surface, or you can say magnetic field is along normal direction. तो परपेंडिकुलर है, देखो यहाँ लिखा होगा 90 नहीं है यहाँ, देखो परपेंडिकुलर के लिए थीटा 0 होगा, बिकॉज माइंड इट थीटा जो एंगल है वो नॉर्मल डायरेक्शन और फील्ड के बीच है। ठीक है, तो व्हेन थीटा 0 होगा इसका मतलब व्हेन मैग्नेटिक फील्ड जो होगी, थीटा 0 होने का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उस सरफेस के परपेंडिकुलर है। देयरफॉर थीटा की जगह 0 पुट करेंगे, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स विल पास थ्रू द सरफेस। बी ए कॉस 0 मीन्स 1, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स विल पास एंड वैल्यू विल बी बी ए। ओके,
और यदि मैं दूसरा केस बताऊं इसमें, तो दूसरे केस में हो सकता है कि वैन थीटा जो है 90 डिग्री है। तो थीटा 90 कब होगा बताइए? थीटा 90 होगा यदि ये बी इधर चला गया ऐसे, ठीक है ये, ठीक है। तो इसके लिए जो केस था, ये पहला था, इसमें दोनों एक ही डायरेक्शन में आ गए। वैसे एरिया है कोई, ये नॉर्मल हो गया, एरिया वेक्टर हो गया, मतलब और मैग्नेटिक फील्ड इसी लाइन पे चली गई, तो थीटा क्या हो गया? 0 हो गया, और बी और ए वेक्टर एक लाइन पे। थीटा 90 है, इसका मतलब वही सरफेस है ऐसे ही, ठीक है, वही सरफेस है, लेकिन फ़र्क इतना है कि फ़र्क ये है कि ये आपका सरफेस है, ये है वो सरफेस, ठीक है। सो ये आपका आ गया वो एरिया, ये तो मैग्नेटिक फील्ड जो है बेसिक एरिया वेक्टर तो ऐसे ही होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सरफेस में ही है ऐसे, सो दिस मैग्नेटिक फील्ड एंगल इज 90 डिग्री। तो मैग्नेटिक फील्ड सरफेस में ही है भाई, ये देखो सरफेस के सरफेस में ही है मैग्नेटिक फील्ड, एंड थीटा इज 90, दैट इज when magnetic field is parallel to the surface, that is when B vector is parallel to surface or is along surface, therefore phi हो जाएगा बी ए cos 90, या 90 पुट कर दीजिए, cos 90 0 होता है, तो no magnetic flux will pass through the surface under this condition. So there are two special cases, okay. उसके बाद है कि ऐसा यूनिट क्या होता है इसका फ्लक्स का, ठीक है। तो एसआई सिस्टम में जो यूनिट होता है फाई का वो होता है वेबर। सो फाई इज इक्वल टू बी ए, मैंने बताया वेबर, डब्ल्यू बी लिखेंगे, वेबर इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, बी का टेस्ला होता है, इसका हो गया मीटर स्क्वायर, ठीक है। सी जी एस में क्या होता है? सी जी एस यूनिट जो होता है फाई का वो होता है मैक्सवेल। सो फाई इज इक्वल टू बी ए, तो यहाँ आ जाएगा 1 मैक्सवेल इज इक्वल टू बी का होता है गॉस और इसका होता है स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो याद रखिए आप ये दोनों, ठीक है। सो रिलेशन क्या हो जाएगा इन दोनों के बीच? रिलेशन निकालेंगे इन दोनों यूनिट्स के बीच, रिलेशन बिटवीन क्या 1 वेबर एंड क्या है मैक्सवेल। सो आप यहाँ शुरू करेंगे, फाई इज इक्वल टू बी ए, मैंने फाई का बताया, क्या यूनिट बताया आपको फाई का? वेबर, और यहाँ बताया टेस्ला, यहाँ बताया मीटर स्क्वायर, और 1 टेस्ला होता है 10 रेज टू द पावर 4 गॉस, और मीटर का मतलब होता है 10 रेज टू द पावर 2 सेंटीमीटर, और उसका है होल स्क्वायर, ठीक है। तो आ जाएगा आपके पास 10 रेज टू पावर 4 गॉस 10 रेज टू पावर 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो नंबर क्या आएगा बाहर? 10 पावर 8 गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर। सो ये कर क्या रहे हैं बेसिकली, हम 1 वेबर निकाल जा रहे हैं, 1 वेबर इज इक्वल टू, और ये होता है मैक्सवेल, ठीक है। सो ये बता रहा था मैं आपको कि जो 1 वेबर है वो किसके इक्वल आ गया बोलो? 10 रेज टू द पावर 8, और ये क्या होता है देखो यहाँ से, ये चीज़ किसके इक्वल होती है? मैक्सवेल। सो ये आ गया 10 पावर 8 मैक्सवेल, ठीक है जी। तो याद रखेंगे कि एक वेबर मीन्स 10 रेज टू द पावर 8 मैक्सवेल। सो लेट अस नाउ कैलकुलेट डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फाई, ओके। तो फाई एज यू नो दैट फाई इज इक्वल टू बी ए, तो बी की वैल्यू कहीं से भी किसी फॉर्मूले से लेके आइए, एफ इज इक्वल टू क्यू बी, बी साइन थीटा सुना है आपने, साइन 90 सपोज साइन 90 इज 1, सो यहाँ से निकालिए आप बी। सो व्हाट इज बी? एफ अपॉन क्यू बी, ये आ गया पुट दी वैल्यू। सो फाई इज इक्वल टू, बी की वैल्यू लिख दी आपने एफ अपॉन क्यू बी इंटू ए। सो राइट नो डायमेंशनल फॉर्मूले ऑफ ऑल दी क्वांटिटीज, एम एल टी माइनस 2, एरिया का होता है एल स्क्वेयर अपॉन ए टी,
वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन, सो दिस एल विल गेट कैंसल, ओके, सो दिस टी विल आल्सो गेट कैंसल, ये टी भी खत्म हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे बोलो, एम एल टू टी माइनस टू, बिकॉज टी टी कैंसिल हो गया, ये एम एल टू टी माइनस टू for ampere. So this is dimensional formula of magnetic flux. Okay, this is dimensional formula of force, this is of area, this is of charge, you know, ampere time, and velocity lt minus 1. So you will get this. Okay, so जो next है हमारा वो है Faraday's experiments. सो 1831 में माइकल फैराडे ने ये काम किया, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, यू कैन आल्सो डू इट, वेरी सिंपल, ठीक है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में उसने क्या किया कि एक कॉइल ली उसने ऐसे, और इसके साथ एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ठीक है जी। ये गैल्वेनोमीटर है, और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिया, उस मैग्नेट का सपोज नॉर्थ पोल ये इस कॉइल की तरफ लेके आए, तो मोशन मैग्नेट का इधर को, ठीक है, मोशन इधर को, लेफ्ट साइड को, ठीक है। और दूसरे एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2, ये एक आयरन कोर के ऊपर ऐसे यहाँ से एक सेल ले लिया, साथ में की लगा दी, ये और ऐसे, और फिर यहाँ पे आपने इस वायर के लिपिटे लगा दिया, और थोड़ी दूर जाके फिर आपने यहाँ वायर लिपेट दिया ऐसे ऐसे, ये, और यहाँ लगा दिया गैल्वेनोमीटर दोबारा, ये। सो ये जो है कॉइल, इसको बोलते हैं प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी ऐसे लिखते हैं, प्राइमरी कॉइल, 1 के ऊपर आपने सर्कल लगाना है, दिस इज सेकेंडरी कॉइल, ठीक है जी। ये आपका सेल है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, दिस इज नेगेटिव, दिस इज की, या दिस इज गैल्वेनोमीटर। सो ये एक्सपेरिमेंट फैराडे ने किए, अब इसमें अपने ध्यान से सुनेंगे बेसिकली हुआ क्या, ठीक है। सो जब इस मैग्नेट को आपने इसको स्टेशनरी रखा है, दिस इज कॉइल, और ये मैग्नेट है, इसकी मोशन को आपने कॉइल की तरफ कर दिया, ठीक है। अब क्या होने वाला देखिए ज़रा, जैसे ही मैं मैग्नेट को इसकी तरफ लाऊंगा, ऐसे लेके आए, एकदम से टच नहीं करना है, एक कॉइल की तरफ, मैग्नेट विद इट्स नॉर्थ पोल इज मूव्ड टुवर्ड्स दिस कॉइल, देन यू विल फाइंड जब ये मैग्नेट मोशन में था उस टाइम गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया यहाँ पे, और जैसे ही मोशन में आके यहाँ रुक गया, फिर अब ये स्टेशनरी हो गया, उस टाइम डिफ्लेक्शन फिर 0 हो गया इसमें ऐसे, ठीक है। और जब फिर मैंने इसको यहाँ से दूर ले गया, मैं इसको अब एक इस तरफ मूव करवाया राइट साइड को, तो इसमें डिफ्लेक्शन दोबारा आया, लेकिन डिफ्लेक्शन आया फिर इधर साइड को, इसमें आया था आपका राइट साइड को, अब डिफ्लेक्शन आ गया लेफ्ट साइड को, ये हुआ, और ये होता है ऐसा। एक बार फिर देखें, जब इस मैग्नेट को मैंने मूव किया कॉइल की तरफ, कॉइल फिक्स है, मैग्नेट मोशन में, तो मैंने ये देखा कि जो आपका गैल्वेनोमीटर लगाया था इस कॉइल के साथ, उसमें क्या आया भाई, डिफ्लेक्शन आया, सपोज करिए राइट साइड को आया डिफ्लेक्शन, ठीक है। जब मैग्नेट स्टेशनरी हो गया यहाँ, जब तक मोशन में था तब तक यहाँ डिफ्लेक्शन था,
और जब ये स्टेशनरी हो गया यहाँ तो डिफ्लेक्शन फिर एकदम ज़ीरो हो गया, नीडल वापस आ गई जीरो पे, ग्लोनोमीटर जीरो यहाँ होता है बीच में, ये देखो जीरो पे आ गई। ठीक है, और जब मैंने मैग्नेट को इस कॉइल से अबे मूव किया तो जितनी देर ये मोशन में रहा इधर तक, तब तक फिर डिफ्लेक्शन आया गैल्वेनोमीटर में, लेकिन वो आया लेफ़्ट साइड को। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया इस कॉइल में करंट आ रहा है, करंट, इस करंट को बोलते हैं भाई इंड्यूस्ड करंट। क्या बोलते हैं इसको? इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, सो इंड्यूस करंट इस कॉइल में प्रोड्यूस होगा जब ये मैग्नेट इस कॉइल की तरफ लाएंगे, और यदि इस मैग्नेट को दूर ले जाएंगे तो भी इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो मैं अभी मैग्नेट को इसकी तरफ मूव करवाया था और कॉइल को फिक्स रखा था। अब उलट कर लीजिए, मैग्नेट को फिक्स करिए, कॉइल को इसकी तरफ लाइए, तब भी ऐसे होगा। ठीक है, सो जब जब रिलेटिव मोशन है बिटवीन दीज टू, तब तब इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा भाई? इंड्यूस करंट। ठीक है, सो सेकेंड एक्सपेरिमेंट में आपने एक कोर लिया है, इस कोर, इसके ऊपर आपने एक कॉपर वायर लपेटी हुई है, आयरन कोर है, सॉफ्ट आयरन कोर, और एक तरफ आपने इसको सेल लगाया है, कील लगाया, दूसरे तरफ आपने गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है। ठीक है, सो जैसे ही मैं इस की को यहाँ ऑन करूँगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ गया राइट साइड को, और जैसे ही मैंने इस की को क्लोज किया मतलब, तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन राइट साइड को आया, और जैसे ही इस की को मैंने फिर ओपन कर दिया, अब मैंने इसको फिर ओपन कर दिया, ओपन का मतलब फिर सर्किट मैंने यहाँ से ब्रेक कर दिया ये। ठीक है, ये अब इसको फिर ओपन एक क्लोज कर दिया, क्लोज थी पहले, आपने फिर ओपन कर दिया, तो ओपन किया तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया, लेकिन लेफ्ट साइड को, तो सेम चीज़ हुई जैसे ऊपर हुई थी। ठीक है, सेम ही चीज़ हुई जैसे ऊपर हुई थी। अब डिफ्लेक्शन किधर को आया? लेफ्ट साइड को। तो ये था फैराडे का सेकंड एक्सपेरिमेंट। इसका कारण बताएंगे क्या हुआ, क्यों हुआ ऐसा। ठीक है, सो एक बार फिर, जैसे ही मैंने यहाँ पे की को क्लोज किया, डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर में राइट साइड को आया। ठीक है, लेकिन होगा ये फॉर ए मोमेंट ही होगा, ये क्षणिक होगा, थोड़ी देर के लिए। और जैसे ही मैंने की को फिर क्लोज किया तो डिफ्लेक्शन राइट साइड को आया, और जैसे ही मैंने इसको फिर ओपन कर दिया तो फिर डिफ्लेक्शन आया, लेकिन लेफ़्ट साइड को। तो डिफ्लेक्शन दोबारा आएगा लेकिन लेफ़्ट साइड को। ठीक है, सो बेसिकली हुआ क्या, एक्सपेरिमेंट 1 में क्या हुआ कि जब मैग्नेट को हम इस कॉइल की तरफ लाते हैं, मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, देन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल। सो जैसे हम इसको दूर था ये, तो कम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस हो रही थी इस कॉइल से, और इकन से इस कॉइल के साथ लिंक्ड थी कम लाइन। जैसे नज़दीक आना, जैसे जैसे नज़दीक आया, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कॉइल में इंक्रीज हुई। ठीक है, सो मीन्स नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स कॉइल में इंक्रीज हुआ। ठीक है, so due to increase in magnetic flux in the coil, this induced current is produced in the coil. ठीक है, और जब ये मैग्नेट यहाँ आके स्टेशनरी हो गया तो मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कॉइल से क्रॉस हुई, मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल बिकम्स कांस्टेंट, और उस टाइम डिफ्लेक्शन फिर जीरो आ गया इसमें। जब चेंज हो रहा है, जैसे ही मोशन में है तभी आएगा करंट, इंड्यूस करंट। जब ये मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा? इसमें मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंक्रीज होंगी, मीन्स इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के इंक्रीज होने से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा गैल्वेनोमीटर में, राइट साइड को डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, लेकिन जब मोशन में था तो जैसे यहाँ पहुंचा, स्टेशनरी हो गया, रुक गया। अब रुक गया तो मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइंस विल क्रॉस और विल कट दी coil, or you can say will cross through the coil, or you can say maximum magnetic line of force will linked with the coil, means magnetic flux attain a constant value. उस टाइम इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस नहीं होगा, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा।
ठीक है। तो कब होगा अभी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस, जब ये मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव करेगा, जब ये मतलब मोशन में होगा। मोशन में होगा तो क्या बताया मैंने, क्या चीज़ चेंज होगी, फ्लक्स चेंज होगा। चेंज वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चेंज क्या हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है ना। कोई चीज़ चेंज हो रही है तो वो क्या हो सकती है, तो वो इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है। इस केस में जब मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव किया तो फ्लक्स क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ। मैं सिंपल बात बोल रहा हूँ। अब जब मैग्नेट को मैंने इससे आगे मूव किया, जैसे तरफ किया था वैसे आगे ले जाओ, तो फिर ये मोशन में है, तो अब उलट होगा। मैग्नेटिक लाइंस कम होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, और जब ये फार अवे चला जाएगा, दूर चला जाएगा, जब ये फार अवे होगा तो क्या होगा, एक स्टेज आएगी आप उसको, जब ये रुक जाएगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। सो जब ये दूर जाएगा मैग्नेट कॉइल से तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल क्या होगा भाई, डिक्रीज होगा। उस डिक्रीज भी चेंज ही है, उस डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से अगेन इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा, मीन्स कॉइल में करंट आएगा, इंड्यूस करंट, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। सो ये अभी बेसिकली इंड्यूस करंट का कारण, इसका चेंज होना। किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो गया मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ सर्किट में, उसकी वजह से हुआ वो, ठीक है। सो दूसरे केस में भी ऐसा ही है। देखो दूसरे केस में क्या होगा, दूसरे केस में होगा कि जैसे ही की को ऑन किया तो इस कॉइल में करंट धीरे धीरे इंक्रीज होता है, करंट कॉइल में ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज होगा, फिर अटेन करेगा मैक्सिमम वैल्यू, करंट ऐसे ऐसे बढ़ेगा और फिर अटेन कर लेगा मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ये करंट है और ये टाइम है। तो आई थिंक दिस इज इंक्रीजिंग करंट, ग्रोइंग करंट है, ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो ग्रोइंग करंट है तो आपको पता है करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स है, पता है ना आपको। सो इस ग्रोइंग करंट की वजह से जो करंट कॉइल में इंक्रीज होगा, ठीक है, एट वंस नहीं होगा, एकदम नहीं होगा इंक्रीज, इट विल टेक सम टाइम, ठीक है, डेफिनेट टाइम में ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। सो क्या होगा इसकी वजह से बताइए। अब अगेन मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल विल इंक्रीज, मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल विल इंक्रीज, and coil 2 is very close to coil 1. Some magnetic flux also get linked with coil 2, or you can say with secondary coil, and you change in flux, change in magnetic flux in secondary coil, induced current is produced in it, किलोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। एक बार फिर ऐसे की को क्लोज किया, करंट इंक्रीज करना शुरू किया, मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल के सराउंडिंग में इंक्रीज करना शुरू करी, करंट इंक्रीज करना शुरू करा, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करना शुरू करी इसके सराउंडिंग में, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दी प्राइमरी कॉइल चेंजेस, और यू कैन से इंक्रीजेस। एज कॉइल 2 इज वेरी क्लोज टू कॉइल ए, सम मैग्नेटिक फ्लक्स also get linked with secondary coil, and वो changing flux है तो magnetic flux linked with secondary coil also changes, means induced current is produced in the secondary coil. That's why galvanometer shows deflection. Now open the key, की को ओपन कर देते हैं। ओपन करने से क्या होगा, अब ये करंट धीरे धीरे डिके करेगा, अगेन चेंजिंग है, लेकिन अब इंक्रीजिंग करंट नहीं है, अब डिक्रीजिंग है। यदि अब डिक्रीजिंग है तो फिर अब पहले बढ़ रहा था, अब आई जो डिक्रीजिंग है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी डिक्रीज करेगा, तो फ्लक्स जो लिंक्ड है कॉइल के साथ वो डिक्रीज करेगा। अगेन चेंज तो हो ही रहा है, डिक्रीज हो रहा है चाहे इंक्रीज हो रहा है, चेंज तो हो रहा है। अगेन करंट इज प्रोड्यूस्ड, इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल, बट डिफ्लेक्शन दूसरी तरफ होगा। पहले यदि डिफ्लेक्शन ऐसे था तो अब डिफ्लेक्शन ऐसे होगा। सो ये था फैराडे का सेकेंड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। लगे आपको पता, कॉइल में करंट चेंज होगा तो क्या चेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड चेंज होगी, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल विल चेंज। कौन सी कॉइल, प्राइमरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल इज वेरी क्लोज टू प्राइमरी कॉइल, therefore magnetic flux linked to secondary coil also changes, and due to that change in magnetic flux in secondary coil induced current is produced in the secondary coil. तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से यही चीज़ निकल के आती है कि फैराडेज ने फिर लॉज दे दिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। तो फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बोर्ड में आता है बार बार, ठीक है। तो यही है पहला लॉ, यही है अभी बताया मैंने, जब जब फ्लक्स चेंज होगा, ठीक है, जब जब फ्लक्स चेंज करेगा किसी सर्किट में तो क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस करंट।
इंड्यूस करंट, करंट है तो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसको ईएमएफ भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इंड्यूस करंट बोल दो चाहे इंड्यूस ईएमएफ बोल दो, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद सर्किट, सी के टी बोल देते हैं, सर्किट के साथ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद सर्किट चेंजेस, क्या प्रोड्यूस होगा बोलो, इंड्यूस करंट इज प्रोड्यूस्ड और इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ कब तक प्रोड्यूस होगा, जब तक वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड करंट लास्ट सो लॉन्ग एज चेंज इन फ्लक्स कंटिन्यूस, ठीक है। सो इंड्यूस करंट कब तक प्रोड्यूस होगा, जब तक ये चेंज होगा, ठीक है। दूसरा है कि ये जो मैं ऊपर बता रहा था, ध्यान सुनेंगे, यदि मैं मैग्नेट को तेजी से लेके आया इस तरफ, ठीक है, मतलब मैग्नेट की मोशन ज़्यादा है, मोशन ज़्यादा है उसमें, वेलोसिटी ज़्यादा है उसकी फोर्स, ठीक है। सो यदि मैग्नेट, यदि हमने क्विकली जल्दी से मूव किया कॉइल की तरफ, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल भी ज़्यादा होगा, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा, ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया, मतलब चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ज़्यादा होगा, और दूर ले गए मैं एकदम तो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाएगा, एकदम से कम हो जाएगा, ठीक है। सो बोलने का मतलब जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is directly proportional to टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंज ज़्यादा होगा जब मैं मैग्नेट को क्विकली मूव करूँगा इस तरफ। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको ई बोल देते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ को, तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई अपॉन डी टी। फिर यहाँ से कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा, यहाँ माइनस साइन लगता है, माइनस में बताता हूँ उसका क्या मतलब होता है, ये माइनस, ठीक है। तो आ जाएगा माइनस के डी फाई अपॉन डी टी। ऐसा ही सिस्टम में के की वैल्यू 1 है तो आ जाएगा माइनस डी फाई अपॉन डी टी, बिकॉज इन एस आई के इज इक्वल टू 1। तो ये लॉ नहीं आपने भूलना है, ये फैराडे का सेकंड लॉ कि मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ व्हाट, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट या लिंक्ड विद द कॉइल, ठीक है। सो ये जो नेगेटिव साइन है बेसिकली, ये पता क्या बोल रहा है, ये ध्यान सुनेंगे यहाँ पे, नेगेटिव साइन ये बोल रहा है कि फ्लक्स के चेंज होने की वजह से ही ये प्रोड्यूस हुआ इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है उसी को विरोध करेगा, मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। सो ये नेगेटिव साइन दिखाता है, नेगेटिव साइन shows that induced EMF opposes the क्या, change in magnetic flux, change in phi events, ठीक है। इस नेगेटिव साइन का मतलब जिसकी वजह से चीज़ प्रोड्यूस हो रही है उसी का विरोध कर रही है, ठीक है। तो अभी हम इसको बोलते हैं फिर लेंज़िस लॉ, तो वो हम नेक्स्ट स्टडी करते हैं, ठीक है। सो यदि हम चलें यहाँ पे तो आपको मैं थोड़ा सा लेंज़िस लॉ के बारे में थोड़ा पहले बात कर लेता हूँ, फिर आपको हम दिखाएंगे थोड़ा पीटीएफ, ओके। सो आप पढ़ेंगे लेंज़िस लॉ, दिस इज लेंज़िस लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेंज़िस लॉ ये बोलता है कि जो इंड्यूस में प्रोड्यूस हुआ वो इस फ्लक्स चेंज का ही विरोध करता है, हाँ। इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस, विरोध करता है द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, और इसकी प्रोडक्शन का कारण क्या है, इसके उत्पन्न होने का कारण क्या है, फ्लक्स का चेंज होना सर्किट में, मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना, तो इसी का विरोध कर रहा है। तो इट स्टेट्स दैट, नेगेटिव साइन है ये, इट स्टेट्स दैट, जो नेगेटिव साइन है, इट स्टेट्स दैट इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द cause of its production, opposes the cause of its production, ठीक है। तो जैसे हमने कॉइल बनाई थी, ऐसे ध्यान से सुनेंगे, और ये हमने गैल्वेनोमीटर लगा दिया था, यहाँ पे रिफ्लेक्शन आया था राइट साइड को, दिस इज कॉइल। तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल हम मूव कर आए थे कॉइल की तरफ, दिस वाज नॉर्थ पोल, दिस वाज साउथ, तो मोशन थी इधर कॉइल की तरफ,
इधर को भी मोशन, ठीक है। तो ध्यान सुनिए कि क्या होने वाला है। जब मैं मैग्नेट को इस तरफ मूव करवाया तो डिफ्लेक्शन आया राइट साइड को, और जब मैंने मैग्नेट को अबे मूव करवाया तो डिफ्लेक्शन हो गया लेफ्ट साइड को, ठीक है। इसका मतलब कॉइल में डायरेक्शन करंट की बदल गई जब जो मैग्नेट का मोशन था वो कॉइल से अबे था, और जब टुवर्ड्स था तो राइट साइड को था यदि करंट ग्लोवेनोमीटर में। जब मैं इसको अवे ले गया तो करंट तो आया इंड्यूस करंट, लेकिन वो लेफ्ट साइड को डिफ्लेक्शन आया ग्लोवेनोमीटर में। तो बोलने का मतलब ये होता है यहाँ पे, जब मैं यहाँ से देखूँगा इस कॉइल में, तो जब मैं मैग्नेट को इसकी तरफ लेके आया तो यहाँ मेरे को लगेगा जो करंट की डायरेक्शन है ये होता है ऐसा, करंट की डायरेक्शन यहाँ एंटी क्लॉकवाइज होगी मैग्नेट की साइड से देखने से। तो एंटी क्लॉकवाइज देखो ना, इसमें इंड्यूस करंट आया, इंड्यूस करंट यदि आता है इसमें तो करंट कैरिंग कॉइल बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। इस करंट की वजह से ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। तो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी तो इसका एक साउथ पोल होगा, एक नॉर्थ होगा। तो मैंने बोला कि मैग्नेट की तरफ से जब मैंने देखा कि मैग्नेट की तरफ से जब देखते हैं तो यहाँ करंट की डायरेक्शन क्या दिखती है, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स कौन सी पोलैरिटी, नॉर्थ पोलैरिटी। और फिर इस तरफ से देखेंगे तो आपको यहाँ क्या दिखेगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मीन्स करंट की डायरेक्शन इधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज दिखेगी इधर। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मीन्स जब किसी फेस पे लगे करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी कॉइल के फेस पे, तो वो बड़ा फेस कॉइल का कौन सी पोलैरिटी दिखाता है, साउथ। और एंटी क्लॉकवाइज लगे तो कौन सी पोलैरिटी दिखाएगा, वो फेस नॉर्थ। बोलने का मतलब राइट फेस इस कॉइल का नॉर्थ पोलैरिटी शो करेगा और लेफ्ट फेस साउथ पोलैरिटी शो करेगा। अब मैग्नेट में इसकी तरफ मूव कर रहा हूँ, कौन सा पोल है, नॉर्थ। और कॉइल ने कैसे बिहेव करा, इधर भी उसने मतलब कॉइल ने ऐसे बिहेव करा कि इधर वाले फेस पे कौन सी पोलैरिटी आ गई, नॉर्थ। तो नॉर्थ में क्या होती है, रिपल्शन। पल्शन होगी तो फिर ये मैग्नेट तो इस तरफ मूव कर रहा है, तो कॉइल उसके नॉर्थ में रिपल्शन होगी। इसका मतलब कॉइल क्या कर रही है, मैग्नेट की मोशन का अपोज कर रही है, मैग्नेट की मोशन का विरोध कर रही है। तू मेरी तरफ मत आ। कॉइल ऐसे बिहेव कर रही है कि मैग्नेट को बोल रही है कि तू मेरी तरफ मत आ, समझे बात मेरी। सो दैट्स वाई अपोज कर रही है। यही तो लेंज़ लॉ है, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ वो जिसकी वजह से वो प्रोड्यूस हुआ उसका प्रोडक्शन का कारण क्या है, मैग्नेट की मोशन है। मैग्नेट की मोशन है मीन चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स है। मैग्नेट की मतलब मैग्नेट की मोशन का ही विरोध करेगा वो कौन, जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। और यदि मैं इसको दूर ले जाऊंगा, ध्यान सुनेंगे आप, और यदि मैं इसको दूर ले गया तो ये होना, देखना कॉइल थी, ये गैल्वेनोमीटर है, ये दूर ले गया तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड को हो गया। तो ये वाला जो पोलैरिटी है अब ये होगी आपकी साउथ पोलैरिटी, और ये क्या हो जाएगी, नॉर्थ। लेकिन अब मैग्नेट इसकी तरफ नहीं आ रहा है, मैग्नेट कहाँ जा रहा है, दूर जा रहा है इससे। नॉर्थ पोल यही है, साउथ यही है, मैग्नेट दूर जा रहा है, मैग्नेट इज मूविंग अवे फ्रॉम द कॉइल। तो कॉइल क्या बोल रही है, देखो नॉर्थ और साउथ में अब क्या होगी, अब अट्रैक्शन होगी, नॉर्थ और साउथ में अब अट्रैक्शन होनी है, समझ रहे बात मेरी। नॉर्थ और साउथ में अब क्या होगी, अट्रैक्शन होगी। मैं दूर ले जा रहा हूँ तो कॉइल बोल रही है मेरी तरफ जा रहा हूँ तो कॉइल बोल रही है मेरे से दूर चला जा, ऐसे बिहेव कर रही है कॉइल। देखो जब तरफ आ रहा है तो यहाँ पोलैरिटी नॉर्थ शो करिए, नॉर्थ में रिपल्शन होगी, उसको बोलिए दूर जाओ, ठीक है। और जब मैं दूर ले जा रहा हूँ तो फिर यहाँ पोलैरिटी करंट की डायरेक्शन लेफ्ट साइड को होगी, यहाँ राइट को थी। तो फिर यहाँ पे कौन सी पोलैरिटी आई, साउथ। इस तरफ से ऑब्जर्वर ने देखा तो उसको करंट कैसा लगा, क्लॉकवाइज। और यहाँ से देखा ऑब्जर्वर ने, इधर से देखा ऑब्जर्वर ने, तो उसको कैसा लगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये ऐसे कॉइल बिहेव करेगी। जब मैग्नेट की तरफ आएगा तो यहाँ पोलैरिटी शो करेगी वो नॉर्थ और यहाँ साउथ। जब मैग्नेट दूर जाएगा तो यहाँ पोलैरिटी शो करेगी वो साउथ और यहाँ नॉर्थ। इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नेट की मोशन का कॉइल विरोध कर रही है, मैग्नेट की मोशन का कॉइल अपोज कर रही है, मोशन को कॉइल अपोज कर रही है, विरोध कर रही है उसका। यही लेंज़ लॉ है, ऐसा होता है भाई, ठीक है। अब आप प्रूव करिए कि जो लेंज़ लॉ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टेट लेंज़ लॉ and prove that it obeys law of conservation of energy. Lenz's law obeys law of conservation of energy. Law of conservation of energy, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कर लिया हमने, ये ध्यान सुनेंगे आप, अभी समझा दिया मैंने सारा आपको, ठीक है। तो अब इसको आप स्टडी करेंगे ऐसे। ये देखो इसमें मैं दो फिगर बनाऊंगा, मान लो ये आपको ऐसे लाइन लगा दी, तो ये था आपका फिगर
कॉइल और ये गैल्वेनोमीटर, डिफ्लेक्शन लेफ्ट राइट साइड को, तो ये लिख देंगे कॉइल गैल्वेनोमीटर, मैग्नेट का मोशन, मैग्नेट का मोशन कॉइल की तरफ। This is north pole, this is south, and motion is towards the coil. This is figure A. And this is figure B. ये सेम कॉइल, गैल्वेनोमीटर, लेकिन डिफ्लेक्शन अब किधर आएगा, लेफ्ट साइड। तो मैग्नेट की मोशन इससे क्या है अभी, अभी मैंने बताया आपको कि हम ये प्रूव करने चले हैं कि लेंज़ीज़ लॉ जो है वो ओबे करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, ठीक है। आपने एक कॉइल लिया, गैल्वेनोमीटर को इसके साथ कनेक्ट कर दिया, और एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लिया आपने अच्छी क्वालिटी का, और मैग्नेट को जब कॉइल की तरफ मूव किया तो मैंने अभी समझाया आपको कॉइल कैसे बिहेव करती है। ये यहाँ इस तरफ से देखें, राइट फेस है कॉइल का, लेफ्ट फेस है, तो राइट फेस जो है कॉइल का, इधर से देखने से उसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट लगता है, तो कौन सी पोलैरिटी आएगी, नॉर्थ, और इधर कौन सी आएगी, साउथ, ठीक है। अब मैं मैग्नेट को इसकी तरफ मूव कर रहा हूँ, मैग्नेट का इधर कौन सा पोल है, नॉर्थ, और इसने भी कौन सी पोलैरिटी शो करी, कॉइल ने, नॉर्थ, तो नॉर्थ नॉर्थ में क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए मेरे को वर्क करना पड़ेगा, मेरे को कॉइल तो फिक्स है, तो मैग्नेट को ऐसे करने के लिए मेरे को यहाँ थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, तो मतलब मैकेनिकल एनर्जी देनी पड़ेगी इसको, तभी जाएगा इधर को। और यदि मान लो, ध्यान सुनेंगे आप, यदि मान लो यहाँ मैंने छोटा सा एक टॉर्च का बल्ब लगाया है यहाँ पे ऐसे गैल्वेनोमीटर की जगह, तो वो थोड़ी देर के लिए वो यहाँ पे ग्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी उसमें, ठीक है। लेकिन ये मैंने बताया तब तक ही आता है करंट जब तक मैग्नेट की मोशन है, और ए मोमेंट ही होता है, क्षणिक चीज़ है ये, ठीक है। जब तक मोशन है तब तक यहाँ करंट आएगा इस कॉइल में, गैल्वेनोमीटर मतलब दिखा देगा क्या है। तो क्या बताया मैंने अभी कि यदि मैं यहाँ पे एक स्मॉल, इस गैल्वेनोमीटर की जगह एक स्मॉल टॉर्च का बल्ब लगा दूँगा ऐसे छोटा सा, तो ये बल्ब यहाँ ग्लो कर जाएगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपने यहाँ वर्क किया ना। जब आपने वर्क किया तो वो वर्क जो है मैकेनिकल एनर्जी है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से ये ग्लो कर गया आपका ये बल्ब। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी में कन्वर्ट हो सकती है, ठीक है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो यहाँ कौन सी फॉर्म से कौन सी फॉर्म में, यहाँ कौन सी दो फॉर्म, मैकेनिकल एनर्जी जो आपने वर्क किया इसको, मतलब एन और एन में रिपल्शन हुआ, नॉर्थ और नॉर्थ पोल में रिपल्शन हुआ, उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए सम वर्क हैज़ टू बी डन। तो जो वर्क किया आपने वो वेस्ट नहीं गया, वो जो मैकेनिकल एनर्जी आपने यहाँ लगाई वो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तभी यहाँ जो बल्ब था वो थोड़ी देर के लिए ग्लो कर गया, समझे बात मेरी। अब देखो फिगर ए में ये मैंने बता दिया। अब दूसरे फिगर में जब मैं मैग्नेट को अवे ले गया, देखो मोशन अवे है अब, तो फिर कॉइल बोलती है कि मैं अब यहाँ से देखा करंट लगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, साउथ पोलैरिटी, और यहाँ कौन सी आ जाएगी, नॉर्थ। अब मैं अवे ले जा रहा हूँ, तो अब कॉइल यहाँ साउथ पोलैरिटी शो कर रही है। अब नॉर्थ और साउथ में क्या होगी, अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन होगी। अब यहाँ क्या हो रही थी, रिपल्शन, यहाँ एक दूसरे से दूर जा रहे थे, ठीक है। अब मैं देखो ना, अब इन दोनों में अट्रैक्शन हुई और मोशन कहाँ है इसकी, दूर। अब इसको इस तरफ मूव कराने के लिए फिर वर्क करना पड़ेगा, फिर वो मैकेनिकल एनर्जी जो आपको वेस्ट नहीं जाएगी। यहाँ जो बल्ब आपने लगाया था ना छोटा सा, ये फिर फॉर ए मोमेंट ग्लो करेगा। नोटिस जो आपने टॉर्च बल्ब लगा दिया था ना, तो ये बल्ब फिर ग्लो करेगा, समझे बात मेरी। अगर इसका मतलब अगेन मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। दैट्स वाई दिस लेंस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एक बार फिर बता देता हूँ, इस फिगर भी, ए फिगर में मैग्नेट को कॉइल की तरफ मूव किया, तो कॉइल ने ऐसे बिहेव करा कि इसके राइट वाले फेस पे कौन सा पोल आ गया, नॉर्थ, और लेफ्ट वाले पे साउथ। क्योंकि लेंज़ लॉ बोलता है कि कॉइल, हाँ, जो इंड्यूस करंट इस कॉइल में आया दैट विल अपोज द मोशन ऑफ द मैग्नेट। तो अपोज मोशन थी किस तरफ, लेफ्ट साइड को, तो लेफ्ट साइड को इसकी मोशन का अपोज करना है, तो कॉइल को क्या करना पड़ेगा, कॉइल को ऐसी पोलैरिटी शो करनी पड़ेगी यहाँ जैसे इधर है,
तभी होगा रिपल्शन। ठीक है, मोशन इधर है तो उसको मोशन का विरोध कैसे होगा? यहाँ मैं नॉर्थ पोलैरिटी शो कर दूँ तो नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्शन होगा, तो इधर को अपोज हो गए। ठीक है, लेकिन इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए सम वर्क हैज़ टू बी डन, एंड दैट वर्क डन वेस्ट नहीं जाएगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ जो बल्ब है थोड़ी देर के लिए ग्लो करेगा। और इस सेकंड केस में व्हेन मैग्नेट इज मूव्ड अवे फ्रॉम द कॉइल, देन the induced current will be produced in the coil. This induced current will oppose the motion of the magnet. ठीक है, तो मोशन किस तरफ था? राइट साइड को। उसको अपोज करने के लिए यहाँ पोलैरिटी कॉइल कैसे शो करेगी कि इस नॉर्थ को क्या करे, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो राइट फेस पे कौन सी पोलैरिटी आएगी? आप साउथ, और लेफ्ट फेस पे कौन सी आएगी? नॉर्थ। नाउ देयर विल बी अट्रैक्शन बिटवीन दिस नॉर्थ एंड साउथ पोल। To overcome this attraction, some work has to be done. That work done is converted into electrical energy. बल्ब फिर ग्लो करेगा और स्मॉल टाइम। ठीक है, इट मीन्स आपका जो लेंजीज लॉ है वो भी करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। सो ये था। ठीक है, सो भी आप थोड़ा सा आपको आगे दिखा देते हैं, इसकी PDF फॉर्म में देख लेते हैं इसको। ठीक है, तो ये देखिए, ये आगे, सो ये पढ़ाया था मैंने आपको आज। ठीक है, सो ये देखिए, ये आपको मैग्नेटिक फ्लक्स बता दिया आपको, मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक तो लिख दिया यहाँ का। सो ये इलेक्ट्रिक लिख दिया, शायद यहाँ मैग्नेटिक कर लें, मैग्नेटिक लिख लेना आपने यहाँ। ठीक है, सो मैग्नेटिक फ्लक्स सिंपली नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू एन एरिया हेल्ड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड। फिर मैंने आपको बता दिया बी डॉट ए, और फिर एक वेबर में कितने बताए आपको? 10⁸ मैक्सवेल। ठीक है जी, फैराडे एक्सपेरिमेंट बताया मैंने। देखो मैग्नेट का मोशन जो है वो कॉइल की तरफ है। ठीक है, ये देखो इधर है, इधर को है, तो मैंने बताया कि यहाँ कौन सी पोलैरिटी आएगी, बोलो नॉर्थ, और इधर कौन सी आएगी? साउथ, तो ये अपोज होगा। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हमने बताया था ये कौन सी कॉइल होती है भाई? ये प्राइमरी कॉइल। ये प्राइमरी कॉइल को कैसे डिनोट करते हैं? एक के ऊपर ऐसे लगाएंगे सर्कल, और सेकेंडरी कॉइल दो के ऊपर सर्कल लगाएंगे। ठीक है, और फिर मैंने समझाया सारा कि यहाँ से जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा किसी भी सर्किट में, तब तब क्या प्रोड्यूस होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये आ गया फर्स्ट लॉ, whenever magnetic flux linked with circuit change is induced and produced in the circuit। ठीक है जी, और फिर मैग्नेटिक इंड्यूस ईएमएफ कब तक प्रोड्यूस होगा? जब तक फ्लक्स चेंज होगा। ठीक है, और मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है दूसरा लॉ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये बता दिया मैंने। और नेगेटिव साइन ये बोलता है कि जिस वजह से ये इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, ये जिसने इसको प्रोड्यूस किया ये उसी का विरोध करेगा। ये नेगेटिव साइन ये बता रहा है, ये लगाया। So negative sign shows that induced EMF opposes the change in magnetic flux। Clear? और फिर हमने बोला कि लेंजीज लॉ क्या होता है? लेंजीज लॉ वही है जो नेगेटिव साइन है। ठीक है, इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हुआ वो अपोज करेगा, अपोजेज द कॉज ऑफ इट्स प्रोडक्शन, विरोध करता है इसकी जो प्रोडक्शन का कारण है। ठीक है, फिर हमने बोला कि प्रूव दैट लेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रूव दैट लेंज इज लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ये क्वेश्चन। और फिर मैंने बता दिया आपको, अभी समझाया ये कि पहले मैग्नेट अब इसकी तरफ लाएंगे तो यहाँ पोलैरिटी नॉर्थ आएगी, और इधर क्या आएगी? साउथ। नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्शन होगा, इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क वेस्ट नहीं जाएगा, यदि यहाँ टॉर्च का बल्ब लगाएंगे तो थोड़े टाइम के लिए वो ग्लो कर जाएगा। और फिर मैग्नेट को दूर ले जाएंगे, और दूर ले जाएंगे तो फिर यहाँ पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ कौन सी पोलैरिटी हो जाएगी? अब साउथ, और यहाँ क्या हो जाएगी? नॉर्थ। अब अट्रैक्शन होगी एन और एस में, और अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए सम वर्क हैज़ टू बी डन, दैट वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, सो ये था। और एक चीज़ और यहाँ पे कि जो मैंने आपको बताई थी कि जैसे ये जो फैराडेज लॉस था, ये
ठीक है, फैराडे बेल एक्सपेरिमेंट था। इसका मैं आपको एक फिगर यहाँ पे और दिखा देता हूँ, ये वाला, ये देखें आप यहाँ पे, ये वाला, ये देखिए। अब इसमें देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, वही ये मैग्नेट को इसकी तरफ लाएंगे ना, कॉइल की तरफ। तो गुलवानोमीटर में देखो मैग्नेटिक लाइन कहाँ से चलती हैं, ये देखो मैग्नेटिक लाइन चलती है नॉर्थ पोल से, चल पड़ी, देखो ये दिख रही है। जैसे जैसे ये मैग्नेट आगे बढ़ेगा, मैक्सिमम मैग्नेटिक लाइन जो है वो इंक्रीज करेंगी इस कॉइल में। मैग्नेटिक लाइंस की संख्या बढ़ रही है, मीन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल इंक्रीजेस। उसकी वजह से यहाँ क्या प्रोड्यूस होगा भाई, इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, और एक और था, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट का फिगर भी देख लो, ये देखिए। इसमें क्या हुआ कि ये वो वाला फिगर जो मैंने अभी, फैराडे सेकंड एक्सपेरिमेंट, उसका ये ऐसे अच्छा सा फिगर ये भी है, ठीक है। इस फिगर में क्या हो रहा है, देखो ये आपकी इधर है प्राइमरी कॉइल पी। प्राइमरी कॉइल में बैटरी लगाई है, रियोस्टेट लगाया है और की लगाई है, तीन चीज़ें लगाई हैं, ठीक है। सो सेकेंडरी कॉइल इसके नज़दीक ही रखी है। चलो वहाँ कोर के ऊपर मैंने लपेटा था उनको, पर चलो यहाँ कोर नहीं है, यहाँ ऐसे बीच में एयर ही है यहाँ पे जो कोर है। सो ये आपकी प्राइमरी कॉइल है और ऐसे सेकेंडरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल को मैंने बोला ऐसे लिख देते हैं, सेकेंडरी को ऐसे लिख देते हैं, टू के ऊपर ये, ठीक है। तो इस फिगर में भी वही हुआ कि जैसे ही मैंने की को ऑन किया यहाँ पे, जैसे ही इस की को हम ऑन करते हैं तो क्या होता है, जैसे ही आप की को ऑन करेंगे यहाँ पे, ये क्लोज कर दी की। सो इस कॉइल में जो करंट है वो धीरे धीरे ग्रो करेगा टाइम के साथ। ऐसे है ग्राफ मैंने बताया, ऐसे धीरे धीरे ग्रो करता है करंट। ये करंट है इधर को और ये टाइम है इधर को, ठीक है। सो इसका मतलब करंट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। करंट है तो क्या बताया था, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है तो फ्लक्स है। अब ये चेंजिंग इंक्रीजिंग करंट है इस कॉइल में। मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने के लिए थोड़ा टाइम लेता है, एट वन से इंक्रीज नहीं हो जाता, ठीक है। कोई डेफिनेट टाइम लेता है इंक्रीज मैक्सिमम वैल्यू अचीव करने में। यहाँ देखो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो चेंजिंग करंट, इंक्रीजिंग करंट की वजह से कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो बिकॉज कॉइल एस इसके क्लोज है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड, सम मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल एस आल्सो चेंजेस, एंड ड्यू टू चेंज इन दैट मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल। मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक लाइन दिख रही है आपको, मैग्नेटिक लाइन कैसे यहाँ पे गुजर रही हैं, ये मैग्नेटिक लाइंस दिख रही हैं, ये है वो फ्लक्स। तो जैसे कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स एस से भी गुजर गए, देखो। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज सेकेंडरी कॉइल में भी हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स जो चेंज हुआ वो सेकेंडरी कॉइल में भी हुआ, इस कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, उसकी वजह से इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ सेकेंडरी कॉइल में। देखो सेकेंडरी कॉइल में यहाँ पे कोई भी ईएमएफ का सोर्स नहीं लगा हुआ है, यहाँ बैटरी है ईएमएफ का सोर्स, ठीक है ना। तो यहाँ कुछ नहीं है, देखो हवा में इफेक्ट हो रहा है, ये देखो आपस में कनेक्टेड भी नहीं है ये, तो नो सोर्स ऑफ ईएमएफ इज देयर, लेकिन फिर भी करंट प्रोड्यूस हुआ। तो ये मैग्नेटिक लाइन जो इसमें से गुजरी, इंक्रीज करती हूँ, मैग्नेटिक फ्लक्स इसमें से इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से इसमें क्या प्रोड्यूस हुआ, यूज कर। सो ये थे आपके थोड़े से फिगर्स। सो आप चलते हैं आगे और बात करते हैं थोड़ी सी और। सो यहाँ थे हम, थोड़े आगे बढ़े। ये ठीक है जी, तो ये लेंज लॉ हो गया। आगे हम पढ़ेंगे कि आगे हम करेंगे कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म सेल्फ इंडक्शन। सुनेंगे ध्यान से, सेल्फ इंडक्शन, और फिर इसके बिल्कुल साइमल्टेनियसली यहाँ पे करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन।
तो सेल्फ इंडक्शन क्या है, ध्यान सुनेंगे। अभी मैं बता रहा था कि किसी भी कॉइल में, मान लो ये कॉइल है, इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया और साथ में की लगा दी। कॉइल है ये, सेल है या बैटरी है, यहाँ बैटरी लगाई मैंने, की है। जैसे मैं की को क्लोज करूँगा तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि इस कॉइल में जो करंट है बेसिकली वो एकदम से ग्रो नहीं हो जाता, इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। ये ठीक है, ऐसा ग्राफ आएगा करंट और टाइम, इसका चेंजिंग करंट है। ठीक है, सो बेसिकली सेल्फ इंडक्शन प्रॉपर्टी है कॉइल की, जिसकी वजह से इस कॉइल में, या जिसकी वजह से ये अपोज करती है क्या, ग्रोथ ऑफ करंट का। ठीक है, सो इट इज़ बेसिकली प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल ड्यू टू विच, सो व्हाट इज दिस सेल्फ इंडक्शन प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल, बाय वर्च्यू ऑफ विच it opposes the growth or decay of current passing through it by inducing current in itself. ये so this is self induction. So this is basically प्रॉपर्टी है कॉइल की, इसकी वजह से क्या करती है, पढ़िए, ड्यू टू विच इट अपोजेज में विरोध करती है इसका, करंट के बढ़ने का या करंट के घटने का, तो इसमें से गुजर रहा है। कैसे करती है अपोज, या अपोज कैसे होगा, बाय इंड्यूसिंग करंट इन इटसेल्फ मीन अपने आप में करंट इंड्यूस करती है। ठीक है, तब इस ग्रोइंग करंट का अपोज होगा, तो इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, सो आपको पता ही है कि जब ग्रोइंग करंट है, बार बार बता रहा हूँ मैं, करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, तो फ्लक्स है। लेकिन यहाँ करंट ग्रोइंग है, बढ़ रहा करंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसके अराउंड इंक्रीज होगी, तो फ्लक्स भी जो कॉइल से लिंक्ड होगा वो भी इंक्रीज होगा। उसकी वजह से इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड करंट। इन तीनों की चेंज होने से क्या प्रोड्यूस होगा भाई, इंड्यूस्ड करंट विल बी प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। ठीक है, वो इंड्यूस करंट इस ग्रोइंग करंट का अपोज करेगा, कोई लिखा अपोज करेगा। ठीक है, सो यदि इस कॉइल में करंट ऐसे फ्लो कर रहा था जो बैटरी से आ रहा था, तो जो इंड्यूस करंट आएगा वो इसके अपोजिट आएगा, उसको बोलते हैं इनवर्स करंट। इनवर्स करंट अपोज का तभी होगा। ठीक है, जो इंड्यूस करंट इसमें प्रोड्यूस हो जाएगा ये इस ग्रोइंग करंट का अपोज करेगा, विरोध करेगा। तो विरोध कब होगा, इस ग्रोइंग करंट का विरोध कैसे हो सकता है, तो इंड्यूस करंट को उसके अपोजिट फ्लो करना पड़ेगा। ये देखो, तो ये आ गया इनवर्स करंट, और ये मेन करंट था जो बैटरी से आ रहा था, ये मेन करंट की डायरेक्शन थी। तो इसमें जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुआ वो मेन करंट के या बैटरी करंट के अपोजिट प्रोड्यूस होगा, इसमें तभी अपोज होगा उसका मेन करंट का। ठीक है, सो यदि मैं आगे बात करूं तो जब इसमें करंट जैसे ही अभी मैंने की ऑन करी थी तब हुआ सारा काम मैंने बताया। अब मैं की को ओपन कर देता हूँ, तो मैं की को यहाँ से ओपन कर दूंगा, अब इसमें करंट एकदम से जीरो नहीं हो जाएगा, करंट फिर थोड़ा टाइम लेगा जीरो पे आने में। तो अब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल का, अब करंट डिक्रीज हो रहा है, ये देखो नीचे की तरफ आ रहा है ऐसे, फिर जीरो हो जाएगा थोड़ी देर बाद। तो करंट जब डिके हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसके चारों ओर जो है वो डिक्रीज हो रही है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल फिर डिक्रीज हो रहा है, लेकिन चेंज तो हो रहा है ना, पहले वो इंक्रीज था, अब क्या है इंक्रीज का, डिक्रीज है। जब की को आपने यहाँ ओपन कर दिया तो फिर उस डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से, ड्यू टू चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स बट डिक्रीजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस्ड करंट इज अगेन प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल। सेकंड केस में जब मैंने की को ओपन कर दिया, इंड्यूस्ड करंट कॉइल में अगेन प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, तो डिकेइंग करंट था वो, अब करंट कॉइल में नीचे की तरफ आ रहा था जैसे की को ओपन किया। अब ऐसे डिकेइंग करंट का अपोज कैसे होगा भाई, उसी की डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा इंड्यूस करंट, तब होगा अपोज। ठीक है,
सो दिस इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस हुआ सेकंड केस में, ये क्या करेगा, ये उस डिकेइंग करंट, डिकेइंग का मतलब डिक्रीज होते हुए करंट का विरोध करेगा। तो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा ये, तो इसको उसी की डायरेक्शन में फ्लो करना पड़ेगा। पहले केस में कहाँ फ्लो कर रहा था जबकि ये क्लोज थी, अपोजिट। और दूसरे केस में यदि आपका करंट इधर को है तो डिकेइंग के केस में जो आपको इंड्यूस करंट की डायरेक्शन होगी इधर को नहीं होगी, वो फिर इस केस में इधर को होगी। ये है वो एक आधा, क्योंकि वो डिकेइंग करंट है ना। सो डिकेइंग करंट का अपोज कैसे होगा, लेंज़िस लॉ बोल रहा है ना, इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस होता है वो जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो उसी का अपोज करेगा। सो डिक्रीज होते हुए करंट का अपोज कैसे होगा, उसी की तरफ चल पड़ो, उसी की तरफ चल पड़ेगा। वो कौन, इंड्यूस करंट। ठीक है, सो ये था सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस थोड़ा और करते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस, मान लो फ्लक्स किसी टाइम में फ्लक्स चेंज हो रहा है ओवरऑल। ये देखो, जब करंट ग्रो कर रहा था तो फ्लक्स बढ़ रहा था, जब करंट डिके कर रहा था, की को जब ओपन कर दिया था तो करंट डिके कर रहा था। मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग में जो है कॉइल के, वो डिक्रीज हो रही थी। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल आल्सो डिक्रीजिंग, इंड्यूस करंट अगेन प्रोड्यूसिंग, इंड्यूस करंट अगेन प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, सो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि किसी टाइम पे जो फ्लक्स है वो फाई है, उस टाइम पे जो करंट है कॉइल में वो आई है सपोज, तो फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है। देखो, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। But is flux, magnetic flux linked with the coil किसी टाइम पे at any instant is directly proportional to current flowing in the coil at that instant. So यहाँ से जो phi constant proportionality आएगा उसको बोलते हैं L. This L is called coefficient of self induction. ध्यान सुन लें, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं इसको। और इतना बड़ा शब्द नहीं लिखना है ना, तो सेल्फ इंडक्टेंस भी बोल दो सिंपल। सेल्फ इंडक्शन नहीं है, पर यहाँ ध्यान रखें इंडक्टेंस है, यहाँ गलती करते हैं, इंडक्टेंस है। यहाँ क्या था शब्द, ये इंडक्शन। कोएफिशिएंट के साथ बोलना तो कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और ऐसे बोलना सिंपल तो सेल्फ इंडक्टेंस। सो दिस इज एल, दिस इज ए न्यू टर्म, याद रखें। इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट, सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, सो यहाँ से मैंने बताया है कि सेल को डिफाइन करना है तो आई को क्या भर दो, 1 एम्पियर, ये एक भर देंगे आई। फाई इज इक्वल टू 1, देन एल इज इक्वल टू आई। ये हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू क्या, आई इज इक्वल टू 1 हो गया तो एल इज इक्वल टू 5 हो गया। तो सेल्फ इंडक्टेंस इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल। ऐसे करते हैं ना, किसी भी कांस्टेंट को डिफाइन है उसके साथ जो चीज़ें लगी हुई हैं उनको 1 भर दो। यदि मैं इसको 1 भर देता हूँ तो एल इक्वल टू 5 बचा, तो इसको बोल दो आप शब्दों में, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल। ठीक है जी, यहाँ से एक डेफिनेशन ऐसे आ गई। और अब फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। फैराडे लॉ बोल रहा है सेकंड कितना होता है वो, -d5/dt। फाई की वैल्यू भर दो यहाँ से, फाई इज इक्वल टू क्या है, यहाँ से इसको 1 बोल दो, एल आई, तो ये आ जाएगा आपके पास। और ई इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस, एल को बाहर लिख दो, di/dt। ये फार्मूला नहीं बोलना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का मेन जो फार्मूला है। ठीक है, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो यहाँ से भी आप इस एल को डिफाइन कर सकते हो। इसके साथ जो चीज़ लिखी है इसको 1 भर दो। इफ़ di/dt इज इक्वल टू 1 यूनिट है मतलब, तो फिर एल इज इक्वल टू ई बचेगा मैग्नीट्यूड में। सो हम बोलेंगे कि ये लिखना आपने, ये वाली डेफिनेशन लिखते हैं, वैसे अच्छी डेफिनेशन है कि कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, और इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन करंट इन द कॉइल चेंजेस एट यूनिट रेट 1 मतलब। ठीक है, सो ये सेल्फ इंडक्टेंस की बात हो रही है। और यदि इसका यूनिट निकालना है तो यहाँ से निकालिए, मैग्नीट्यूड में बोलो, यहाँ से एल क्या होगा, एल हो जाएगा हाँ E/di/dt। तो भाई ऐसा यूनिट होता है इसका, सेल्फ इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट होता है हेनरी, ये HENRY, हेनरी, साइंटिस्ट के नाम पे है, H बोलते हैं इसको। और E मीन्स इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहाँ वोल्टेज ही है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है वो। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। और DI मीन्स करंट, करंट एम्पियर, और DT मीन्स सेकेंड। डिफाइन 1 हेनरी, तो 1 हेनरी कब होगा भी सेल्फ इंडक्टेंस किसी कॉइल का, जब उसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, 1 वोल्ट। जब करंट किस रेट से चेंज होगा, 1 एम्पियर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में करंट में कितना चेंज आएगा, 1 एम्पियर।
मैंने बोला था ऊपर की करंट चेंज होता है, ये बता रहा था, इंक्रीज डिक्रीज सारा बताया आपको ये। सो यदि आपका 1 सेकंड में 1 एम्पियर करंट चेंज हुआ तो उसकी वजह से उस कॉइल में कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, 1 वोल्ट। तो हम बोलेंगे उस कॉइल का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो 1 हेनरी है। तो इंडक्टेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल इज 1 हेनरी व्हेन और इफ 1 वोल्ट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन करंट इन द कॉइल चेंजेस एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये था सेल्फ इंडक्टेंस। सेम इज द केस विद म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होगा कि आपकी 2 कॉइल्स होंगी, ये देखो ऐसे ऐसे, ठीक है, इसमें करंट भेजेंगे, दिस इज प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी ऐसे लिख दिया, ठीक है। दूसरी कॉइल ऐसे होगी, जैसे अभी बताया था मैंने आपको फैराडे एक्सपेरिमेंट, वैसे ही जैसे, ठीक है। तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, आपको बताइए, ठीक है। तो जब प्राइमरी में करंट चेंज होगा तो सेकेंडरी, ये सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। ये इसके क्लोज रखी है, मैं बता रहा था कि इसके क्लोज है। तो जैसे ही इसमें करंट धीरे धीरे बढ़ेगा तो चेंजिंग करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके सराउंडिंग में चेंज होगी, सो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। सो मैग्नेटिक, बिकॉज ये कॉइल दूसरी जो पहले के बड़े क्लोज है, तो सम मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल से भी लिंक हो जाएगा, और वो चेंजिंग फ्लक्स है, तो उस चेंजिंग फ्लक्स की वजह से सेकेंडरी कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट। पहले बताया मैंने आपको फैराडे एक्सपेरिमेंट। सो बेसिकली म्यूचुअल इंडक्शन जो है, म्यूचुअल इंडक्शन जैसे यहाँ सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन भी प्रॉपर्टी ही है कॉइल की। यहाँ 2 कॉइल्स हैं, यहाँ एक ही कॉइल होती है, और यहाँ कितनी है, प्रॉपर्टी ऑफ 2 कॉइल्स बाय वर्चू ऑफ विच एक में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जब दूसरी में क्या चेंज होगा, करंट चेंज होगा। और फिर इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ कॉइल्स, 2 कॉइल्स बाय वर्चू ऑफ विच एन इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल व्हेन करंट इन अनदर कॉइल चेंजेस। एक में मतलब इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, जबकि दूसरे में करंट चेंज होगा, ठीक है। सो फिर किसी टाइम पे फ्लक्स, किसी टाइम पे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी फाई था, और करंट प्राइमरी में आई था, तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो फाई बिल्कुल सेम लाइन पे चलेंगे जैसे यहाँ किया हुआ है, देखो बिल्कुल सेम लाइन पे। जैसे फ्लक्स लिंक विद सेकेंडरी किसी टाइम पे, उस टाइम पे प्राइमरी में करंट क्या था, आई, तो फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो यहाँ से जो कांस्टेंट आएगा वो एम आई होगा, एल की जगह भी एम आ जाएगा, बस यहाँ एल था यहाँ एम आ जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ की जगह म्यूचुअल बोल देना है, म्यूचुअल इंडक्शन है ना, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल देंगे, या सिंपल मिलता है, 2 नाम है इसके, सेल्फ इंडक्टेंस बोल दोगे, यहाँ क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस, इस एम को बोलते हैं। फिर फैराडे लॉ लगाएंगे तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाला लगाइए, एल की जगह यहाँ एम आ जाएगा, बिल्कुल सेम, डी आई अपॉन वट, डी टी। और इसका फिर यहाँ से फॉर्मूला नहीं बोलना है, मैं न्यूमेरिकल्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, एम निकाल दो यहाँ से मैग्नीट्यूड में, तो ई अपॉन क्या, डी आई अपॉन डी टी, इसका यूनिट लिख दो, फिर डेफिनेशन इसके लिख दो, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स, यहाँ से लिख दो डेफिनेशन, इसके साथ जो चीज़ है इसको 1 भर दो, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस एम किसके बराबर बचेगा, एम इज इक्वल टू ई हो जाएगा, इफ डी आई अपॉन डी टी कितना हो जाएगा, 1, तो यहाँ से इसकी डेफिनेशन आ जाएगी, ठीक है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल व्हेन करंट इन नेबरिंग कॉइल चेंजेस एट यूनिट रेट। तो ये डेफिनेशन हो गई। एम ई होता है जब नेबरिंग कॉइल में करंट किस रेट से चेंज होगा, यूनिट रेट से, 1 मीन्स यूनिट, ठीक है। तो इसका यूनिट भी हेनरी होता है, तो यहाँ ई का वोल्ट होता है, बिल्कुल सेम, और डी आई पॉइंट डी टी का 1 एम्पीयर पर सेकेंड, ये देखो बिल्कुल सेम, ये देखो बिल्कुल, यहाँ एल है और यहाँ एल की जगह क्या है, सिर्फ एल है, बस इतना सा फर्क है। सो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स इज 1 हेनरी व्हेन 1 वोल्ट इंड्यूस्ड एंड प्रोड्यूस्ड इन ए कॉइल, हाँ, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कॉइल्स इज 1 हेनरी if 1 volt induced EMF is produced in a coil when current in neighboring coil changes at the rate of 1 ampere per second। सेम डेफिनेशन है। तो ये पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं कि डिफाइन म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड आल्सो डिफाइन इट्स एसआई यूनिट, और यहाँ आ जाएगा डिफाइन सेल्फ इंडक्टेंस एंड आल्सो डिफाइन इट्स एसआई यूनिट, और ऐसे यूनिट दोनों का ही हेनरी होता है, एल का भी और एम का भी, ठीक है। सो यदि हम थोड़ा सा आगे चलें तो बात करेंगे, हाँ, एडी करंट से थोड़ा सा आगे उसको देख लें और फिर क्लोज करते हैं इसको।
सो ये मैं थोड़ा सा करा देता हूँ आपको। एडी करंट्स, EDDY, एडी करंट्स। देखो एडी करंट्स इंड्यूस करंट एक ही बात है, लेकिन ये सिर्फ यहाँ मेटल, एक मेटल की शीट होगी, जब उसको चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, मेटेलिक शीट है ये, कंडक्टर ही है, ठीक है। तो इस मेटेलिक शीट को जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इसमें, और इसमें जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होंगे उनको बोलते हैं एडी करंट्स, और वो ऐसे प्रोड्यूस होते हैं इसमें, ऐसे, ठीक है, क्लोज पाथ में प्रोड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। So these are the currents produced in a metallic sheet when it is placed in changing magnetic field. Changing word is very important, इस पूरे चैप्टर में याद रखें। चेंजिंग मैंने बोला इंक्रीज भी हो सकता है और चेंजिंग डिक्रीज भी हो सकता है। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखना है, किसको रखना है, मेटालिक शीट को, तो उसमें हाँ ये क्लोज पाथ में क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, एडी करंट्स, इनको बोलते हैं इंड्यूस करंट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, उन करंट्स को बोलते हैं एडी करंट्स, ठीक है। फिर इसकी थोड़ी सी डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हैं एडी करंट्स की, वो करेंगे, ठीक है। सो ये मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देखिए, सो ये हमने कर लिया, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये सारा मैंने आपको बता दिया, लेंज़ लॉ हो गया, ये भी हो गया, ये सारी डेफिनेशन आपको बता दी, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस भी बता दिया, ठीक है। ये है वो प्राइमरी कॉइल भाई, ये है प्राइमरी कॉइल है ना, और ये सेकेंडरी कॉइल है। सेकेंडरी जैसे हम की को यहाँ ऑन करेंगे, ये एंगल 180 डिफ्लेक्शन यदि इधर को आया, जैसे मैं की को क्लोज किया तो इधर को आया, और जब मैं की को ओपन करूँगा तो डिफ्लेक्शन इधर को हो जाएगा। तो ये प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हुआ, तो सेकेंडरी में क्या प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस्ड करंट या इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है जी। तो ये करेक्शन है कुछ मैंने लगा दिए हैं, आप नोट कर लें। तो ये था मैं बता रहा आपको एडी करंट्स, तो अभी बताया मैंने एडी करंट्स में क्या है खास किया आपने, एक मेटेलिक शीट की बात करेंगे उसमें। सो ये है क्वेश्चन, व्हाट आर एडी करंट्स, व्हाट आर एडी करंट्स, डिस्क्राइब एन एक्सपेरिमेंट टू डिस्कस देयर ओरिजिन, ठीक है। सो दीज आर इंड्यूस्ड करंट्स प्रोड्यूस्ड इन ए मेटेलिक शीट फैन, ये आ गया है, फैन इट इज प्लेस्ड इन चेंजिंग मैग्नेटिक, ये देखो चेंजिंग वर्ड, ठीक है। सो ओरिजिन के लिए एक एक्सपेरिमेंट करेंगे यहाँ, और ये एक्सपेरिमेंट बड़ा सिंपल है, इधर देख लो मैं इधर से करा दूंगा आपको, ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में क्या होगा, देखो आपने एक सोलेनोइड लेना है, ये सोलेनोइड, दिस इज सोलेनोइड, ठीक है, ये सोलेनोइड है, ठीक है जी, और ये कोर है। सोलेनोइड क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, आयरन का कोर है, आयरन के टुकड़े के ऊपर एक कॉपर वायर के को बाउंड करा है, ठीक है, और फिर इसको आपने यहाँ ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज से जोड़ दिया है, 220 वोल्ट जो घरों में सप्लाई आती है। अभी अल्टरनेटिंग करंट के बारे में पढ़ेंगे हम अगले चैप्टर में, लेकिन अल्टरनेटिंग वोल्टेज से इसको जोड़ दिया। चेंजिंग करंट होता है, याद रखना, ऐसे चेंज करता है टाइम के साथ, अल्टरनेटिंग करंट है ये। की को जैसे हम ऑन करेंगे ना, यहाँ ध्यान सुनेंगे अब, ठीक है। ये इस सोलेनोइड है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल दो। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, सिंपल सॉफ्ट आयरन कोर होता है, उसके ऊपर ये कॉपर वायर को लपेटा होता है, ठीक है। सो इसके ऊपर फिर मैंने एक एल्युमिनियम डिस्क रख दी, बिल्कुल हल्की, बहुत ही हल्की है ये, और कंडक्टर है ये, एल्युमिनियम इज कंडक्टर, इसके ऊपर रखी हुई है यहाँ पे, ये एल्युमिनियम डिस्क है, यहाँ थी पहले ये, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ करंट को ऑन करता हूँ तो एल्युमिनियम डिस्क जो है बेसिकली वो ऊपर की तरफ जाती है हवा में, ठीक है, कुछ डिस्टेंस ही ऊपर की तरफ ट्रैवल करती है, उछलती है ऊपर कोई, ठीक है, ठीक है, कुछ सर्टन हाइट पे ये ऊपर की तरफ इसको मोशन मिलती है, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए अब इसका ध्यान से सुनेंगे, कुछ नहीं ऐसे सिंपल है, जैसे की को क्लोज किया, ध्यान सुनेंगे, चेंजिंग करंट चला इस सोलेनोइड में, इस मैग्नेट में जो ये वाइंडिंग्स हैं, ठीक है। तो जब इसमें चेंजिंग करंट चला तो इसकी एक्सिस के अलॉन्ग, इसकी एक्सिस ये है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, मीन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स के चेंज होने जिसमें क्या प्रोड्यूस हुआ, इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ। इंड्यूस्ड करंट क्या करता है, लेंज़ लॉ क्या बोलता है, जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ उसको विरोध करेगा, बोलता है ना ऐसा। सो क्वेश्चन ये है, इसके ऊपर क्या रखा हुआ है, एल्युमिनियम की एक डिस्क रखी हुई है,
एल्युमिनियम डिस्क भी एक कंडक्टर ही है। तो यदि मान लो ऊपर से ऑब्जर्वर ने देखा तो उसको लगा यहाँ करंट जो था वो बेसिकली एंटी क्लॉकवाइज था, तो कौन सी पोलैरिटी आएगी यहाँ नॉर्थ, और नीचे कौन सी आएगी साउथ। इंड्यूस करंट इसमें प्रोड्यूस हो चुका है चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से। तो अपर वाले फेस पे नॉर्थ पोलैरिटी आ गई और लोअर वाले पे आ गई साउथ पोलैरिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है इसमें जो ऊपर रखा है सेकेंडरी कॉइल थी आपकी, प्राइमरी होगी तो सेकेंडरी कॉइल की तरह बात करेंगे अब, कि इसके ऊपर रखी थी ये एल्युमिनियम डिस्क। तो एल्युमिनियम डिस्क जो है उसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जैसे इसमें चेंज हुआ सारे में चेंज हुआ, तो इस डिस्क में भी चेंज होगा, तो इसमें भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होंगे। अब इंड्यूस करंट इसमें प्रोड्यूस हो गए तो फिर वो लेंज़ लॉ के अकॉर्डिंग वो ऐसे प्रोड्यूस होंगे कि ये जो आपकी डिस्क है इसका लोअर फेस कौन सी पोलैरिटी शो करेगा नॉर्थ, और अपर फेस कौन सी करेगा साउथ। तो नॉर्थ और नॉर्थ, सोलिनॉइड इलेक्ट्रोमैग्नेट के अपर फेस ने कौन सी पोलैरिटी शो करी नॉर्थ, और एल्युमिनियम डिस्क के लोअर फेस ने कौन सी पोलैरिटी शो करनी है, उसने भी नॉर्थ ही करनी है। तो नॉर्थ नॉर्थ में क्या हुई रिपल्शन, इसलिए ये कुछ हाइट पे जंप हो गई है डिस्क। तो ये था आपका ओरिजिन ऑफ एडी करंट्स। ठीक है, एक बार फिर जैसे की को ऑन किया, चेंजिंग करंट इस सोलेनॉइड में गया, सोलेनॉइड की कॉइल में गया, सोलेनॉइड में गया, चेंजिंग करंट की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स इसकी एक्सिस के लॉन्ग चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुए, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुए तो ये आपको पता है मैग्नेटाइज हो जाएगा, इसका अपर फेस पे नॉर्थ पोलैरिटी आई और लोअर फेस पे साउथ आई, और इसके ऊपर जो डिस्क रखी थी उसमें भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, उसमें भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुए, तो इसका मतलब इंड्यूस करंट उसमें आ गया तो वो भी स्लाइटली मैग्नेटाइज हो गई। तो मैग्नेटाइज ऐसे होगी उसका लोअर फेस कौन सी पोलैरिटी शो करेगा नॉर्थ, और अपर फेस कौन सी करेगा साउथ, और इसका इधर कौन सी पोलैरिटी थी नॉर्थ, तो नॉर्थ नॉर्थ में क्या हुई रिपल्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट में अपर फेस पे नॉर्थ आई और एल्युमिनियम डिस्क के लोअर पे नॉर्थ आई, इन अकॉर्डेंस विद लेंज़ लॉ अपोज होगा ना। ठीक है, सो नॉर्थ नॉर्थ में क्या हुई रिपल्शन, रिपल्शन की वजह से एल्युमिनियम डिस्क अप टू सर्टेन हाइट हवा में इसने जंप किया। तो ये था ओरिजिन एडी करंट्स का, ये लिखा है सारा यहाँ पे, आपने यहाँ से कर लेना है। ठीक है, सो क्वेश्चन अगला आता है कि एडी करंट्स को मिनिमाइज कैसे करें, हाउ टू मिनिमाइज एनर्जी लॉसेज ड्यू टू एडी करंट्स। ठीक है, सो ध्यान से सुनेंगे, ट्रांसफार्मर में भी कोर होता है, एडी करंट्स जो उसमें प्रोड्यूस होते हैं, एडी करंट्स प्रोड्यूस्ड इन द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर रिड्यूसिंग द कोर आर reduced by making the core laminated। ठीक है, सो बेसिकली जो कोर होता है ट्रांसफार्मर में उसको क्या करते हैं, जैसे मान लो बड़ा शीट ऐसे ये बड़ी शीट ऐसे क्यूबिकल शेप में सपोज ये कोर, इसके ऊपर वायर लपेटी होती है, प्राइमरी कॉइल होती है, इधर लेफ्ट साइड में प्राइमरी कॉइल होती है, इधर राइट साइड को सेकेंडरी कॉइल होती है। ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, उसका कोर है ये सॉफ्ट आयरन से बना होता है। तो क्वेश्चन ये है कि इसको सॉलिड कोर है, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करा होता है, इसके टुकड़े किए जाते हैं ऐसे, फिर उन टुकड़ों को पॉलिश किया जाता है, पॉलिश करने के बाद फिर उनको एक दूसरे के साथ ज्वाइन किया जाता है, तब ये जो बनेगा उसको बोलते हैं लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, लैमिनेटेड वर्ड लिखा है। ए पीस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स देन इट इज वार्निश्ड, पॉलिश किया जाता है इसको, फिर इनको आपस में जोड़ा जाता है। इससे क्या होता है कि जब ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से या चेंजिंग फ्लक्स की वजह से इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होंगे, जो एडी करंट्स बोल रहे हैं हम यहाँ, वो ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो गए कहीं, तो क्या होगा उनका हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा करंट का। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा तो एनर्जी लॉस होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट। उससे बचने के लिए एडी करंट्स की वजह से जो एनर्जी लॉसेज हैं उनको मिनिमाइज़ करने के लिए इस कोर को लैमिनेट करते हैं। बीच में मैंने बताया पॉलिश लगा दिया, वो इंसुलेटर का काम करेगा, तो एक पीस में जो एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे वो दूसरे पीस में ऐड नहीं हो पाएंगे, तो ओवरऑल एडी करंट्स कम हो जाएंगे, तो उनकी वजह से एनर्जी लॉस भी कम हो जाएगा। ठीक है, सो ये बता रहा था यहाँ पे मैं। तो कोर को लैमिनेट क्यों करते हैं ट्रांसफार्मर के केस में बताइए, टू रिड्यूस एनर्जी लॉसेज ड्यू टू एडी करंट्स। बस एक लाइन याद रखिए, एडी करंट्स प्रोड्यूस्ड इन द कोर ऑफ ए ट्रांसफार्मर आर रिड्यूस्ड बाय मेकिंग द कोर लैमिनेटेड। मैंने बता दिया लैमिनेट कैसे करते हैं, कोर इज मेड लैमिनेटेड टू रिड्यूस ए मेन पॉइंट एनर्जी लॉसेज ड्यू टू एडी करंट्स। ठीक है, तो लैमिनेट कैसे बनाते हैं, कोर इज मेड लैमिनेटेड बाय डिवाइडिंग सॉलिड कोर इनटू स्मॉल शीट्स, ये बताया मैंने भी। फिर शीट्स को पॉलिश किया जाता है। ठीक है,
ये by dividing the solid core into small sheets. Sheets are varnished and are joined together. ये बताया मैंने. Eddy currents produced in laminated core are reduced. तो वो काम हो जाता है. ठीक है जी. सो डिसएडवांटेज एडी करंट्स के ही हैं कि जो जिसमें वो प्रोड्यूस होते हैं ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एडी करंट्स इन ए सॉलिड ब्लॉक, एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ हीट. मैंने बताया ज़्यादा क्वांटिटी ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो जाएँ तो हीटिंग इफेक्ट आ जाता है करंट का, जिसकी वजह से एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस होगी. हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एडी करंट्स मे ब्रेक द इंसुलेशन इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स. इंसुलेशन लिखा है, इंसुलेशन. इंसुलेशन इंसुलेशन होती है ना इलेक्ट्रिकल मशीन में, ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई तो वो इंसुलेशन चल जाएगी. जैसे आप सिंपल वायरें ले लो, ठीक है ना. सिंपल जो आपकी कंडक्टर्स होते हैं उसमें बाहर प्लास्टिक की लेयर चढ़ाई होती है ना, तो वो होती है इंसुलेशन. तो कहीं जैसे ट्रांसफार्मर के कोर में ही यदि सॉलिड कोर में एडी करंट्स प्रोड्यूस हो गया तो उनका हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा. हीटिंग इफेक्ट आ गया तो जो आपने प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स वहाँ बाउंड करी हैं, प्राइमरी कॉइल में कॉपर वायर की इंसुलेटेड कॉपर वायर होता है, वो इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगी कहीं ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो गई उस सॉलिड ब्लॉक में. ठीक है. सो ये है कि हीट प्रोड्यूस ड्यू टू एडी करंट्स मे ब्रेक दी इंसुलेशन इन इलेक्ट्रिकल मशीन्स. इलेक्ट्रिकल मशीन जैसे ट्रांसफार्मर हो गया. ठीक है. और उसके बाद फिर एडवांटेजेस, इसकी दो एडवांटेज लिखे हैं यहाँ पे. तो एक है इंडक्शन फर्नेस और एक है गैल्वेनोमीटर डैम्पिंग. तो इंडक्शन फर्नेस में क्या होता है, ध्यान सुनेंगे. चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लगाई जाती है. रैपिडली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस लार्ज एडी करंट्स इन ए मेटल. ठीक है. दीज करंट्स आर यूज टू मेल्ट मेटल ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट एंड ऑफ करंट. दिस मेथड इज यूज टू मेक अलॉयज. तो इंडक्शन फर्नेस में क्या होता है कि एक बड़े फर्नेस के अंदर आप क्या करेंगे, अलग अलग तरह के मेटल्स को रख देंगे और वहाँ पे रैपिडली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे जो जल्दी जल्दी से चेंज हो रही है. उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स भी जल्दी जल्दी से चेंज होगा. मीन्स वहाँ पे उन मेटल्स में क्या प्रोड्यूस हो जाएंगे, एडी करंट्स हो जाएंगे और वो ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस हो जाएंगे. मीन हीटिंग इफेक्ट आ जाएगा करंट का और वो उस मेटल को मेल्ट कर देंगे. सो वो सारे मेटल जब इकट्ठे डालें वो मेल्ट हो जाएंगे और एक एलॉय बना देते हैं वो. ठीक है. सो जितने भी आपके कंडक्टिंग सब्सटेंसेस हैं उनको मेल्ट किया जाता है इस मेथड से. ठीक है. और गैल्वेनोमीटर डैम्पिंग है नेक्स्ट. गैल्वेनोमीटर डैम्पिंग है. इंडक्शन फर्नेस में आपको थोड़ा सा यहाँ फिगर दिखा देता हूँ. बस एक फिगर है यहाँ पे, ये फिगर देख लो आप. इंडक्शन फर्नेस ये वाला फिगर है. ये देखिए. ठीक है. मेटल फॉर मेकिंग एन एलॉय. ये देखिए फायर क्ले क्रूसिबल. ये जो दिख रहा है आपको, फायर क्ले क्रूसिबल ये दिख रहा है. ये देखो ये. ठीक है. मेटल्स फॉर मेकिंग एन एलॉय. अलग अलग तरह के मेटल रखे हैं, 1 2 3 दिख रहे हैं. रैपिडली चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे. ठीक है. तो वैक्यूम के अंदर, ताकि ऑक्सीडेशन से बचने के लिए. सो ये वैक्यूम में ये तीनों जैसे 3 मेटल्स यहाँ रखे हैं ना, ये क्रॉस फील्ड लगाई हुई है. क्रॉस फील्ड आपको पता है परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ वेपर एंड इनवर्ड. ठीक है. सो रैपिडली चेंजिंग फील्ड है. सो जिसकी वजह से इन मेटल्स में क्या होगा, फिर लार्ज एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे. हीटिंग इफेक्ट आएगा करंट का. ये मेल्ट हो जाएंगे तो फिर ये मेटल्स को मिक्सिंग होके क्या बन जाएगा, एलॉय बन जाएगा. ठीक है. सो उसके बाद है कि अगली जो एप्लीकेशन है इसकी वो गैल्वेनोमीटर डैम्पिंग है. सो गैल्वेनोमीटर डैम्पिंग में ये है कि गैल्वेनोमीटर आपने पढ़ा है, ऑसिलेशन जो प्रोड्यूस होती हैं इन द कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वो ज़्यादा टाइम लेती हैं डाई आउट होने में. ठीक है. जो कॉइल होती है वहाँ पे उसको फिर बाउंड करते हैं मेटालिक फ्रेम के ऊपर. तो बाउंड करने लपेटा जाता है उसको मेटालिक फ्रेम के ऊपर. तो उस फ्रेम में फिर एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे. एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे तो यहाँ वो किसका विरोध करेंगे, लेंज़ लॉ लगाना है यदि. सो दीज करंट्स स्टॉप द मोशन ऑफ द कॉइल एंड कॉइल इमीडिएटली कम्स टू रेस्ट. ऑसिलेशन जो है कॉइल में वो डाई आउट होने के लिए ज़्यादा टाइम लेती है. हम चाहते हैं कि जल्दी जल्दी वो रेस्ट में आए.
तो कॉयल को बाउंड किया जाता है मेटालिक फ्रेम के ऊपर। अब मेटालिक फ्रेम में एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगे, एडी करंट्स अपोज करेंगे, यहाँ किसका अपोज करेंगे, किसका विरोध करेंगे, मोशन ऑफ द कॉयल का, एंड कॉयल इमीडिएटली कम्स टू रेस्ट। ठीक है, हाई स्पार्क, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाई स्पार्क इज प्रोड्यूस्ड इन स्विच ऑफ ए फैन व्हेन लाइट इज पुट ऑफ। कभी कभी हम ना जैसे एकदम से लाइट को ऑफ करते हैं तो वहाँ स्पार्किंग होती है फैन के स्विच में, वो क्यों होता है? तो वही है कि आपने एकदम से इलेक्ट्रिसिटी को, एकदम से करंट को आपने जीरो कर दिया, व्हेन लाइट इज पुट ऑफ, मतलब स्विच को ऑफ किया, देन लार्ज इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा मोमेंटरीली। मोमेंटरीली का मतलब होता है क्षणिक भार, थोड़े टाइम के लिए, फॉर ए मोमेंट, ड्यू टू सडन इंटरप्शन, इंटरप्शन लिखा है, इंटरप्शन ऑफ सर्किट करंट, करंट था आपने एकदम से इंटरप्ट कर दिया, लार्ज इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो गया फॉर ए मोमेंट। ठीक है, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगा, अपोज करेगा, यहाँ करंट एकदम डिके हो रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ दैट विल अपोज दी डिके ऑफ करंट, जिसकी वजह से कंसीक्वेंटली, CONSE, कंसीक्वेंटली यही CONSE, कंसीक्वेंटली QUENTLY, कंसीक्वेंटली द एयर गैप बिटवीन स्विच ऑफ ए फैन इज आयोनाइज्ड। तो एयर होती है अंदर, जो भी स्विच के कॉन्टैक्ट्स में एयर होती है वो आयनाइज हो जाती है और वो स्पार्क के रूप में दिखती है आपको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख करेंगे इसको। जैसे एकदम से आपने इंटरप्शन कर दी सर्किट करंट में, उसकी वजह से लार्ज इंड्यूस्ड ईएमएफ मोमेंटरीली प्रोड्यूस हुआ फॉर ए मोमेंट, दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द डिके ऑफ करंट, कॉन्सिक्वेंटली जो एयर गैप है बिटवीन द कॉन्टैक्ट्स ऑफ द स्विच वो आयनाइज हो जाता है एंड कॉजेस स्पार्किंग इन द स्विच। ठीक है, और फिर एक न्यूमेरिकल किया है यहाँ की मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो लिंक्ड विद द कॉइल, ये दिया हुआ है 4t³ टी लिखा है t प्लस 5t², ये ठीक है, प्लस t प्लस 5। सो एक न्यूमेरिकल है ये कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल है वो है 4t³ प्लस 5t² प्लस 3t प्लस 5, ये है मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, इतना वेबर है। ठीक है, फाइंड induced EMF produced in the coil at t is equal to 2 seconds। सो फाई दिया है तो इंड्यूस्ड EMF तुम्हें पता ही है क्या होता है, d∅dt, लेंजीज लॉ माइनस d∅dt, सो माइनस d∅dt एंड डिफरेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ये बन जाएगा 4t³ प्लस 5t² प्लस 3t प्लस क्या है 5 से आ जाएगा आपके पास, माइनस को बाहर ही रखेंगे, हाँ 4 × 3t² प्लस 5 × 2t प्लस 3, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 है ना, तो ऐसे आ जाएगा। ये तो माइनस अंदर ले जाइए, 12t² माइनस 10t माइनस 3, तो ये आ जाएगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो t की वैल्यू कितनी बोला है, पुट करना है वो 2 सेकंड, 2 पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो -12 × 2 का स्क्वायर, ये -10 × 2, तो देख लेते हैं कितना आता है। तो -12 × 4 -20 -3, तो आ जाएगा -48, 48 58 68 -71 वोल्ट आ जाएगा आंसर। तो इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और ये फ्लक्स किसी कॉइल में चेंज हो रहा था टाइम के साथ, इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, सो किसी कॉइल में चेंज हो, उसका रेजिस्टेंस यदि आपको दिया गया है 10 ओम, ठीक है, ये मान लो उसका रेजिस्टेंस है कितना 35.5 ओम,
जिस सर्किट में करंट चेंज हो रहा है ना, सर्किट का रेजिस्टेंस है ये, तो करंट इंड्यूस करंट कितना होगा, तो इंड्यूस करंट ओम्स लॉ ई अपॉन आर, ई वी की जगह यहाँ ई है, सो ये आई इज इक्वल टू वी इक्वल टू आर आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, ई वी की जगह यहाँ ये, तो माइनस मैग्नीट्यूड लीजिए 71 71 और आर कितना दिया हुआ है 35.5, सो ये 2 एम्पियर करंट आ जाएगा। तो इंड्यूस करंट कितना आ जाएगा 2 एम्पियर। ऐसे सिंपल क्वेश्चन कर सकते हैं हम न्यूमेरिकल। फ्लक्स दिया है ना, फ्लक्स को विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपने डिफ्रेंशिएट कर देना है, तो इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा तो कितने टाइम पे निकालना है, जैसे यहाँ बोला टी इक्वल टू 2 सेकंड में निकालिए तो ये आ जाएगा। और यदि उस सर्किट का या उस कॉइल का रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है तो फिर रेजिस्टेंस दिया है और इंड्यूस्ड ईएमएफ भी पता है तो करंट भी निकाल सकते हैं। तो इंड्यूस्ड करंट कितना आ जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन आर। देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो वर्ड बोला जा रहा है बेसिकली ये कुछ नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, वोल्टेज है ये, पोटेंशियल डिफरेंस ही है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस ही था ये, तो 2 एम्पियर करंट आ जाएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, ओके देन।